हेलो माय लवली स्टूडेंट्स आउट देयर, दिस इज ARK रिप्रेजेंटिंग इन ARK9। डियर ऑल, हम लोगों ने यार फर्स्ट चैप्टर 2 के अंदर 9 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। एंड यार देखिएगा, कंटिन्यूस टेस्ट सीरीज भी आप लोगों का जो चल रहा है उसमें भी आप लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट जो नहीं कर पा रहे हैं, अगेन डीमोटिवेट मत होइएगा। करेक्ट करने का यही मौका है अभी, तो वापस अपने आप को ठीक करने के लिए अपने आंसर्स में कहां गड़बड़ कर रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं लगातार ना। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, उसे ठीक करना है, ठीक है। ऐसी तो आएगा, ये थोड़ी ना है कि आप लोगों ने सपोज अगर आप इस पढ़ रहे हैं कोई टॉपिक और आपको अगर नहीं आया है तो आप सीखेंगे ही नहीं। आप सीख सकते हैं, ठीक है। एंड मैं गारंटी ले रहा हूं सिखाने का, ठीक है। अगर आप पूरी तरह से सीखना चाहते हैं तो मैं सिखा के रहूंगा। सो यहाँ बिल्कुल वरी नहीं होना है। एनीवेज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज, जी हाँ सर, हम लोग जानते हैं हम इंपॉर्टेंट कमिटीज लगातार डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 2 के अंदर IRDA ने जो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बताई हैं, कुछ पार्ट में पहले 9 में कंप्लीट कर चुका हूं। अब कुछ आगे की इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं। फटाफट से, सेशन छोटा ही है, बहुत बड़ा सेशन नहीं है, इसलिए फटाफट से याद करेंगे, समझेंगे, और बाकी हम लोग CFL के टेस्ट सीरीज के लिए प्रिपेयर होंगे। याद रखना, ऐसे ही रेगुलर टेस्ट करते रहोगे ना, कोई तुमको जंक्शन से रोक नहीं सकता यार। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, ये लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है मेरा। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ बात करने वाले CSR की, जी हाँ, CSR कमेटी की। सर इतना कुछ यहाँ आइएगा, शॉर्ट में सारा कुछ रेडी है, बस इतना ही पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और फटाफट हो गया। क्योंकि CSR हमने कैसे देखना है, सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट क्या है, ऑफ कोर्स फटाफट सुनना ध्यान से। सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CSR कमेटी। CSR कमेटी बनाने की रिक्वायरमेंट, जी हाँ, करनी पड़ेगी फुलफिल। सर कब करनी पड़ेगी, तो कंपनीज एक्ट में जो हमको प्रोविजन में पड़े हुए नेट प्रॉफिट, टर्नओवर एंड नेटवर्थ की हम जब बात करते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ये कह रहा है सेक्शन 135 को फॉलो कीजिएगा। लेकिन अगर वो इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज हैं तो उन्हें इंडियन, ऑफ कोर्स इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज, यहाँ इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज ही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज को एज पर इंडिया, याद रखिएगा, इंश्योरेंस एक्ट 1938 उन्हें फॉलो करना पड़ेगा प्रोविजन। तो सेक्शन 135 का रोल क्या है यहाँ पर सर, सेक्शन 135 तो बता रहा है आपको रिक्वायरमेंट से सर बनाने का, ठीक है। बट यहाँ पर इंश्योरेंस एक्ट 1938 ने कहा कि अगर जिन कंपनीज का नेट प्रॉफिट 5 करोड़, कौन सी कंपनीज, ऑफ कोर्स इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज, इनका अगर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है तो इन्हें CRC बनाना पड़ेगा। CRC का मतलब कौन सी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी। अब वो कैसे होगा उसकी प्रोविजन में डिस्कस कर रहा हूँ, फटाफट से जाओ देखो। कहता है कौन सा सेक्शन है, कहता है सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है कि कॉन्स्टिट्यूट CSRC, कॉन्स्टिट्यूट क्या करना पड़ेगा, CRC। ऑलराइट सर, इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज CRC बनाएंगे अगर उनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है इन अ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। साथ के साथ याद करते जाना, बाद का मौका नहीं रखना है यार, बाद में तो फिंगर्स पे याद कर रहे हैं। मैंने टॉपिक में आज क्या पढ़ा था ऐसे, ठीक है, अभी थोड़ा समझ लो एक बार। तो क्या करना है, इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज क्या करना पड़ेगा आपको, CRC बनाना पड़ेगा अगर आपका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। लेकिन नेट प्रॉफिट में कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आप कैलकुलेट नहीं करेंगे। जैसे कोई भी इंडियन इंश्योरेंस कंपनी की ओवरसीज ब्रांचेस हैं, मान लीजिएगा US में, UK में, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, अगर ऐसी अदर किसी ओवरसीज ब्रांचेस हैं जहां पर इस कंपनी की, और वहां से उसे जो भी रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट होता है, या कहीं भी कितनी भी ब्रांचेस हो सकती हैं, ब्रांचेस हो सकती हैं, वहां से अगर जो भी इसको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो नेट प्रॉफिट के पार्ट में हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। जब हम लिमिट 5 करोड़ यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ CSRC। ऑलराइट सर। एंड दूसरी बात कहता है, अगर उस कंपनी को, जो इंडियन इंश्योरेंस कंपनी है, उसको अगर डिविडेंड का इनकम रिसीव हो रहा है तो वो भी यहाँ काउंट नहीं होगा व्हाइल वी कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 5 करोड़। सर ये कैसे देखेंगे, ये हम देखेंगे बिफोर प्रॉफिट एंड लॉस। समझ आ रहा है सर, मतलब जो हम ये नेट प्रॉफिट देख रहे हैं ये बिफोर प्रॉफिट और लॉस देख रहे हैं, याद रखिएगा। बिफोर टैक्स बोल रहे हैं ना, ऑफ कोर्स बिफोर टैक्स, मतलब बिफोर प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब टैक्स है, ठीक है। आई एम सॉरी, इट्स अ स्लिप ऑफ टंग। मैं कहना चाहता था आप लोगों से बिफोर टैक्स देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, राइट। एनीवेज आइएगा देखते हैं, होता है यार, स्लिप हुआ है, ठीक है। एनीवेज, एंड फर्स्ट टाइम इट हैपेंस विद मी। नाउ नेट प्रॉफिट 5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब कह रहा है यहाँ पे नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो कहता है प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंश्योरेंस एक्ट 1938 बात कह रहा है। इंश्योरेंस एक्ट 1938 कह रहा है कि आप अपना फाइनेंशियल आपको स्टेटमेंट चेक कीजिएगा जिसमें आपका प्रॉफिट और लॉस जो है बिफोर टैक्स, अगर वो नेट प्रॉफिट आपका, यहाँ पे नेट प्रॉफिट का मीनिंग क्या है, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, बिफोर टैक्स, वो कितना है आपका
5 करोड़ रुपीस। अब कहता है क्या एस्पेक्ट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, कहता है प्रॉफिट फ्रॉम द ओवरसीज ब्रांच और ब्रांचेस, इन्हें काउंट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा डिविडेंड रिसीव फ्रॉम द अदर कंपनीज इन इंडिया, अगर आप डिविडेंड का भी इनकम रिसीव कर रहे हैं आपकी इंडियन कंपनी, तो उसको भी हम यहाँ नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन मतलब 5 करोड़ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है सर, वो इंक्लूड नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको सबको अच्छे से रट गया होगा यार कि कितनी स्पेंडिंग करनी होती है, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, कम से कम एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। तो ये बच्चे से याद होगा, इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स का 2% आपको मिनिमम लेना पड़ता है। कहता है सीएसआर का काम क्या होता है, फॉर्मुलेट करना सीएस पॉलिसी एंड बोर्ड अप्रूव करेगा। अब सीएसआर पॉलिसीज में क्या होता है, शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग सीएसआर जो भी एक्टिविटीज होती हैं आप लोग जानते होंगे, मैं डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी बोर्ड कमेटीज के अंदर, उनके ऊपर याद देखिएगा पॉलिसीज फ्रेम आउट करती है कौन, सीएसआर सी। और वो पॉलिसी फ्रेम आउट करना ही काम नहीं है, और उसको ये भी देखना है कि उसकी इंप्लीमेंटेशन हो रही है नहीं हो रही है, जो प्रोजेक्ट्स कैरी किए जा रहे हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं नहीं किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर मेनली सीएसआर का काम क्या है कि वो क्या बनाएगी, पॉलिसीज फॉर्मुलेट करेंगे, बट फाइनल अथॉरिटी कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दे विल अप्रूव। ऑलराइट, एक्सपेंसेस ऑन सीएसआर नॉट इंक्लूड ऑन एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, ये हम बहुत उसमें भी पढ़े हुए हैं कि जो सीएसआर के एक्सपेंस होंगे उन्हें सेपरेट रखा जाएगा, उन्हें मैनेजमेंट एक्सपेंसेस में काउंट नहीं करेंगे। ऑलराइट, एंड एक्सपेंसेस ऑन सीएसआर नॉट चार्ज टू द पॉलिसी होल्डर अकाउंट। भाई इंश्योरेंस कंपनीज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सीएसआर स्पेंडिंग्स कर रहे हैं और फिर एक्सपेंसेस आप पॉलिसी होल्डर्स के अकाउंट से चार्ज कर रहे हैं। अब सब कैसे अकाउंट चार्ज होगा, फॉर एग्जांपल कोई पॉलिसी आपने प्रोवाइड कर रहे हैं, पॉलिसी जब मान लीजिएगा उसका प्रीमियम है 10,000 रुपीज, ठीक है। अब 10,000 रुपीज में आपने सीएसआर एक्सपेंसेस भी यहाँ पर मेंशन कर दिया कि भैया ये तो आपको सोशल कॉज के लिए देना ही पड़ेगा, फॉर एग्जांपल 200 रुपीज, 300 रुपीज, बोला ये कोई काम आप बीच में नहीं कर सकते हैं। तो कह रहा है सीएसआर एक्सपेंसेस आप किससे चार्ज नहीं करेंगे, पॉलिसी होल्डर के अकाउंट से। सर ये हो गया हमारा इतना सा कॉन्सेप्ट था जिसके लिए हम इतना सोच रहे थे, ये हो गया है, समझ में आया। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से जो आपको बताया है, ये यहाँ से यहाँ तक का ये मैंने डिस्कस आपसे यहाँ से किया है। एक एक बात यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप इसका एक फटाफट से ना स्क्रीनशॉट ले लो। ये सेशन बड़ा नहीं रख रहा हूँ, तुम्हें इतने सारे टेस्ट रोजाना दे रहा हूँ, इसलिए तुम्हारी क्लासेस भी थोड़ी छोटी बना रहा हूँ ताकि जो इतना पढ़ चुके हो उसको भी प्रॉपर तुम्हें याद होता चला जाए। याद रखो, इसलिए यहाँ पर सेशंस तुम्हारे ये नहीं कि पूरे दिन क्लासेस में ही बिजी हो, तो फिर प्रैक्टिस कब करोगे, क्वेश्चंस कब देखोगे, अलग अलग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कब करोगे यार। सेशन के टाइम पर तो तुम्हें सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो सकते हैं, तो क्या होगा, सीख लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसके बाद तुम्हारा टेस्ट है। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप यहाँ को डाउट नहीं होगा। 135 याद रखिएगा, कैसे बनाना है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ चेक करना है, क्या इंक्लूड नहीं करेंगे इसके अंदर, याद रखिएगा। हम देखेंगे कि ओवरसीज ब्रांचेस की या ब्रांचेस हैं उनका प्रॉफिट हम यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा, चाहे वो एक सेपरेट ही क्यों ना हो, सेपरेट ही क्यों ना ट्रीट हो रही हो अलग से। ऑलराइट सर, इसके अलावा क्या कह रहा है कि सर अगर किसी भी कंपनी से में डिविडेंड रिसीव हो रहा है इंडियन कंपनीज में एटफोर्स, तो उसको भी हम काउंट यहाँ नहीं करने वाले हैं। प्रॉफिट जो हम चेक करेंगे कैसे देखेंगे, बिफोर टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। कितना परसेंट स्पेंडिंग सब लोग जानते हैं यार अच्छे से यार, मोर एटलीस्ट 2% एवरेज ऑफ नेट 3 एवरेज ऑफ 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स प्रॉफिट का देखेंगे। ऑलराइट सर, इसके अलावा क्या देखेगा कि सीएसआरसी क्या करती है, पॉलिसी फ्रेम आउट करती है और रिकमेंडेशन के लिए भेजती है, किसके लिए, बोर्ड के अप्रूवल के लिए। इसके अलावा जो भी हमने बोला सीएसआर के एक्सपेंसेस होंगे आप उसको मैनेजमेंट एक्सपेंसेस के साथ चार्ज नहीं करेंगे, राइट। और इसके अलावा हमने क्या बोला कि जो भी अब सीएसआर एक्सपेंसेस कर एक्सपेंडिचर्स हैं आपके, वो पॉलिसी होल्डर के अकाउंट से चार्ज मत करिएगा। इतना सा कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चों। चलो, विद प्रॉफिट कमिटी, विद प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी समझाया था। जो कंपनीज लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस करती है, लाइफ इंश्योरेंस ऑफर करती है, लाइफ इंश्योरेंस ऑफर करती है, वो बेसिकली क्या करती हैं, आपसे लिया पैसा, मान लीजिएगा आपका आया प्रीमियम का अमाउंट, समझ लेना कॉन्सेप्ट, समझ लेना। आपका आया प्रीमियम, मतलब एक पॉलिसी होल्डर, आपका मतलब पॉलिसी होल्डर, एक पॉलिसी होल्डर ने प्रीमियम दिया इंश्योरेंस कंपनी को। अब क्या करेगी, वो डिफरेंट पूल्स रेडी कर लेती है। पूल्स का मतलब है जिस तरह का नेचर का पॉलिसी होता है, लेकिन कौन सी, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वाली कंपनी। इस पूल को इकट्ठा करने के बाद जो आपका पैसा होता है उसको इन्वेस्ट किया जाता है, गोल्ड में, सिल्वर में भी किया जाता है। अब याद है कि गोल्ड खरीदता नहीं है, जानते होंगे सब लोग ना, कमोडिटीज के अंदर बता रहा हूँ, लेकिन कमोडिटी खरीद तो थोड़ा ना, गोल्ड खरीद लिया, समझ में आ रहा है। एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, ऐसे अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स करती हैं। इस पूल को बनाने के बाद क्या बन जाती है, एक एसेट्स क्रिएट हो जाती है। ये मेरे बच्चे जानते होंगे, एसेट्स क्रिएट हो गया। अब ध्यान सुनना, अब इसी एसेट्स से क्या होगा, इस एसेट्स मतलब ये एसेट्स में यहाँ इन्वेस्टमेंट हो गए, इंश्योरेंस कंपनी के लिए एसेट्स हो गई। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पहली इंपॉर्टेंट तो एसेट्स आ गई, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देगी, इन्वेस्टमेंट हो गई। तो इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट से क्या आएगी, इनकम,
ठीक है। और तीसरी चीज क्या होगी, इसी को चलाने के लिए एक्सपेंसेस। भाई आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस पर एक्सपेंसेस आएंगे। अरे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओगे तो आपसे याद रखिएगा मैनेजर की फीस भी डिडक्ट की जाती है, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस भी आएंगे। इन तीनों काम को कंसीडर करने का काम होता है विद प्रॉफिट कमेटी का, क्योंकि यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी विद प्रॉफिट के अंदर जब आपका पैसा इन्वेस्ट करती है तो आपको एक गारंटीड रिटर्न का वादा करती है और आपके साथ प्रॉफिट शेयर करती है। ऑलराइट, जो यहाँ पर नॉन लिंक प्रोडक्ट याद देखिएगा, मतलब लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कर रही कंपनीज है उनके लिए विद प्रॉफिट कमेटी बनाना मैंडेटरी है। ऑलराइट, चलिए अगर ये कौन सा समझ में आ गया तो ये तुम्हारा टॉपिक खत्म। अथॉरिटी हैज इश्यूड IRDA नॉन लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जो की बात करता है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस रेगुलेशन 2013 lay down the framework about with profit fund management and asset sharing। with profit fund management इनकम जनरेट होगा तो हम अपना पॉलिसी शेयर होल्डर में बांटेगा, पॉलिसी होल्डर में बांटेगा, या एक्चुअली जो एसेट्स है यहाँ पर एसेट्स भी शेयर की जा रही हैं। Among the other things, in terms of these regulations, every insurer transacting life insurance business, ऐसे ध्यान से रखो मेरी बात को, ध्यान से रखो, कौन सा, जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कर रही हैं, shall constitute with profit committee comprising of independent director। ये साइड में अपना मॉड्यूल में बड़ा बड़ा लिख दो, independent director, CEO, appointed actuary, ठीक है, independent actuary, बड़ा बड़ा इसलिए लिखवा रहा हूँ, जब एग्जाम में आप अपना मॉड्यूल से रिवीजन ले रहे होंगे ना तो अलग से दिखाई देंगे आपको ये फटाफट से, ये थोड़ा पूरा पूरा लाइन पढ़ने बैठोगे। ठीक है, बोला सर ठीक है। किस कंपनी के लिए, जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कर रही हैं उन कंपनीज के लिए मैंडेटरी है। कंप्राइज क्या करेंगे, कमेटी बनाएंगे जिसमें कौन होगा मेरे बच्चों, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, CEO, अपॉइंटेड एक्चुअरी, इंडिपेंडेंट एक्चुअरी। ठीक है सर। कमिटी शैल मीट ऑफ्टन एज रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस एंड कैरी आउट द फंक्शंस ऑफ डिटरमाइन द फॉलोइंग। व्हाट, शेयर द एसेट्स एट्रीब्यूटेबल टू द पॉलिसी होल्डर, यही तो तुमको बताया था अभी। एसेट्स क्यों, आपका जो पैसा लिया है इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम वो पूल करने के बाद इन्वेस्ट किया जा रहा है, उस वो इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या कहला रही है, एसेट्स। तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्या हो गया, वो एसेट्स वो क्या कर रही है आपस में शेयर करेगी। तो शेयर ऑफ एसेट्स एट्रीब्यूटेबल, जो किससे बिलोंग कर रही है, एट्रीब्यूटेबल मतलब बिलोंग कर रही है पॉलिसी होल्डर से, उसको शेयर करना। इन्वेस्टमेंट इनकम, अब जो इन्वेस्ट किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ कोर्स, जो पैसा लगाया उससे आएगी इनकम, उसको भी क्या करेंगे, एट्रीब्यूटेबल टू द पार्टिसिपेटिंग फंड ऑफ पॉलिसी होल्डर। एंड थर्ड, एक्सपेंसेस अलोकेटेड टू द पॉलिसी होल्डर। तो कैसे याद करूंगा, आप ध्यान से देखो, इन्वेस्टमेंट किया, शेयर्स एसेट्स क्रिएट हुई, एसेट्स से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट से इनकम जनरेट हो रहा है, और उस पे जो इन्वेस्टमेंट किया उसके एक्सपेंसेस वो भी बांटे जाएंगे। शेयर इनकम एंड एक्सपेंसेस, ध्यान से कर देखो इसी बात को, शेयर इन्वेस्टमेंट इनकम एंड एक्सपेंसेस। क्लियर, इतना भी बैठा बुद्धि में क्लियर हो जाएगा एकदम। अब रिपोर्ट ऑफ विद प्रॉफिट कमेटी किसको दी जाएगी यार, ऑफ कोर्स अब जब भी आप देखिए अथॉरिटी को बताते हैं, कौन अथॉरिटी यहाँ पर, IRDA। देखो तो कहता है रिपोर्ट ऑफ विद प्रॉफिट कमेटी रिस्पेक्ट ऑफ वो मैटर शुड बी अटैच्ड टू द एक्चुअरियल रिपोर्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट फर्निश्ड बाय द इंश्योरेंस टू द अथॉरिटी। तो किसके साथ जाएगा, देखो इसका विद प्रॉफिट का जो रिपोर्ट होगा वो एक्चुअरियल जो है, यहाँ जो रिस्क आपके एनालिसिस करते हैं, रिस्क स्पेशलिस्ट होते हैं, रिस्क को एनालिसिस करने वाले स्पेशलिस्ट होते हैं एक्चुअरियल्स, इनकी रिपोर्ट के साथ में अटैच होगा। और कहाँ बताया जाएगा, IRDA को। Alright sir, the board of the insurer shall ensure that any other stipulation regarding the constitution and functioning of the with-profit committee as indicated in the regulations made by the authority from time to time shall be complied with all times। Of course, it's the duty of the board of director। याद रखना कोई सा भी कमेटी बनाओ, प्राइम ड्यूटी किसका रहेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, वो चेंज नहीं हो जाएगा। अब कुछ अदर कमिटीज की हम बात करते हैं, ध्यान सुनना। अदर कमिटीज है ना मैंडेटरी नहीं है, मतलब अब तक जो हमने पढ़ी है सारी मैंडेटरी कमिटीज थे इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। बट जब हम बात करते हैं अदर कमिटीज की, जैसे फॉर एग्जांपल एथिक कमेटी हो गया, एसेट्स एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी हो गया, तो ये कमिटीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विश के ऊपर, वो चाहे तो इन्हें कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, चाहे तो नहीं बना, मतलब एक तरीके से कहा जाए ऑप्शनल है। क्योंकि यूजुअली देखा गया है कि जैसे हम बात करेंगे ना, कुछ कमिटीज ऐसी हैं, जैसे एथिक्स कमेटी है या एसेट्स एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी है। अब जैसे एसेट्स एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी जो है वो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के पार्ट में चली जाती है, तो उसको अलग से बनाने का जो तो नहीं पड़ता है। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक बार एथिक्स कमेटी या एसेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी बना लिया, तो फिर उसकी जो लीगल रेगुलेशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी, फिर आप अलग नहीं कर सकते हो। तो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देखो, हावर
ऑडिट कमिटी एंड इन्वेस्टमेंट कमिटी शैल नॉट बी मर्ज्ड विद एनी अदर कमिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अंडर एनी अदर सर्कमस्टांसेस। अब आपके लिए क्वेश्चन डेवलप एग्जाम में हो क्या आ सकता है, क्या आ सकता है कि मान लीजिए एक एबीसी लिमिटेड करके एक इंश्योरेंस कंपनी है, या देखिए पब्लिक कंपनी बनेगा, ठीक है। तो एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जो इंश्योरेंस का बिजनेस करती है, उसकी ऑडिट कमेटी के साथ में हमने क्या किया है, मान के चलते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट कमेटी को या हमने विद प्रॉफिट कमेटी को मर्ज कर दिया, मतलब विद प्रॉफिट कमेटी का जो फंक्शन था वो अब ऑडिट कमेटी ही प्ले करेगा। तो क्या ऐसा किया सकता है? नहीं। बात पकड़ में आ रहा है? ऑडिट कमेटी और इन्वेस्टमेंट कमेटी एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट रहेंगी, ठीक है, एंड सेपरेट डिपार्टमेंट्स होंगे इनके, एंड इन्हें किसी और कमेटी के साथ मर्ज नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई और कमेटी इनमें मर्ज नहीं हो सकती, याद रहेगा। हाँ, बाकी जैसे मैंने अभी एग्जांपल देके बताया कि एसेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी जो होती है वो रिस्क मैनेजमेंट की कमेटी के साथ आप मर्ज कर सकते हो, क्योंकि फंक्शन एसेट्स एंड लायबिलिटी जो मैनेजमेंट कमेटी उसका भी यही है। देखो आप समझते, देखो हम यही मॉडल पढ़ रहे हैं, देखो कह रहा है क्या, देखो ध्यान सुनना, आपको मैंने बताया भी था कि जर्नली क्या होता है, एसेट्स लायबिलिटी। एसेट्स का मतलब यह है कि इंश्योरेंस कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स क्या, किस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स हैं, मतलब उसके पास एसेट्स कितनी ऑल टाइम अवेलेबल है और उसके अगेंस्ट उसकी कितनी लायबिलिटी बन रही हैं। साथ ही साथ ये भी देखना पड़ता है एसेट्स एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी में कि ऑल टाइम याद देखिएगा लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए क्या इंश्योरेंस कंपनी कैपेबल है या नहीं, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन किस तरीके की है। साथ के साथ हमको ये भी देखना पड़ता है क्या उसकी सॉल्वेंसी पोजीशन डिस्टर्ब तो नहीं हो रही है, क्योंकि जब भी अगर हर क्लेम्स अगर अचानक से आ जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी पे तो याद देखिएगा उन्हें सब क्लेम्स को याद देखिएगा एक तरीके से हम बोलेंगे इंडैम्निफाई करना कहीं ना कहीं बहुत